हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं राहुल सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम क्या है, क्रैक कंपटीशन विद आरएसआर। आरएसआर का क्या मतलब है? आरएसआर यानी राहुल सिंह राजपूत यानी कि मैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। गाइज इसी चैनल पर मैं आप लोगों को एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 to 12 पूरी कराने वाला हूं कंप्लीट, और उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को एज इट इज़ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है क्रैक कॉम्पिटिशन विद आरएसआर। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो गाइज़ ये एनसीईआरटी का एक डिटेल कोर्स होने वाला है जिसके अंदर मैं आप लोगों को एनसीईआरटी एकदम लाइन टू लाइन पढ़ाने वाला हूँ, जितना शायद ही आप लोगों ने यहाँ तक यूट्यूब पर पढ़ा होगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है पूर्णिमा से। पूर्णिमा किसे कहते हैं? पूर्णिमा आप पूरे चंद्रमा को लगभग महीने में एक बार देख सकते हो, और यह पूरे चंद्रमा वाली रात ही पूर्णिमा कहलाती है, यानी पूर्णिमा के दिन हम पूरे चंद्रमा को देख सकते हैं। और पूर्णिमा के ठीक 15 दिन बाद ही अमावस्या आती है। अमावस्या किसे कहते हैं? अमावस्या यह नए चंद्रमा की रात होती है और इसे ही अमावस्या कहते हैं, यानी ये पूर्णिमा के 15 दिन बाद आती है। और इसी दिन से नए चंद्रमा की कलाएं शुरू हो जाती हैं और पूर्णिमा तक जाते जाते ये एक पूर्ण चंद्र का रूप लेती है जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। तो आपके समझ में आया पूर्णिमा और अमावस्या किसे कहते हैं? तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। आकाशगंगा किसे कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। आकाशगंगा अरबों सितारों, धूल और गैस के बादलों का विशाल समूह होती है। उदाहरण के लिए मिल्की वे आकाशगंगा, जैसा कि आप लोग आसमान में देख सकते हैं। आपको आसमान में देखने पर एक चौड़ी सफ़ेद पट्टी दिखाई देगी, उसे ही आकाशगंगा कहते हैं। और ये अरबों सितारों, धूल और गैस के बादलों का समूह होती है। जैसे कि मिल्की वे आकाशगंगा, हमारा सौरमंडल भी मिल्की वे आकाशगंगा का ही भाग है, और ऐसी लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं आप लोग, पहले हमारी पृथ्वी आती है। पृथ्वी सौरमंडल का भाग है और सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा का भाग है, और ऐसी लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इसके बाद आता है हमारा खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, सभी को खगोलीय पिंड कहते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, सूर्य, ग्रह, चंद्रमा, उपग्रह, क्षुद्र तारा, ये जो भी हम लोग आसमान में चमकती हुई वस्तुएं देखते हैं, इन सभी को खगोलीय पिंड कहते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जिन्हें क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड कहते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, को उल्का पिंड के रूप में जाना जाता है, को सामूहिक रूप से सौरमंडल कहते हैं। तो समझ में आया खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो खगोलीय पिंड के बाद आता है हमारा तारा। तारा किसे कहते हैं? तारा कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होती है और ये ऊष्मा उत्सर्जित भी करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं, जो हमारा ये सूर्य एक तारा है, ये बाकी तारों के मुकाबले में बहुत ठंडा है। ये जो वाइट कलर के स्टार होते हैं यानी सफ़ेद कलर के तारे होते हैं, ये सूर्य के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा गर्म है। और लेकिन ये सूर्य से बहुत दूर होने के कारण हम इनकी गर्मी को महसूस नहीं कर पाते हैं, और सूर्य तो इनसे बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, इसलिए सूर्य को येलो स्टार भी कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते होंगे, सूर्य एक तारा है और सूर्य और तारा सभी खगोलीय पिंड है। तो समझ में आया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य और तारे के बाद आते हैं हमारे नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? नक्षत्र मंडल रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। आसमान में अगर हम देखेंगे तो हमें तारों से
विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनी हुई दिखाई देंगी, उन्हें ही नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। आसमान में अगर हम देखेंगे तो अर्सा मेजर या बिग बियर नाम का एक नक्षत्र मंडल है और ये आसानी से पहचान में आ जाता है। और इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल क्या है? सप्तऋषि मंडल 7 तारों का एक समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर या बिग बियर का ही भाग है। अगर आसमान में आप लोग देखेंगे तो नक्षत्र मंडल आप लोगों को आसानी से दिखाई दे जाएंगे, जिसका एक नक्षत्र मंडल क्या है? सप्तऋषि मंडल। तो सप्तऋषि मंडल में आप लोगों को पिक्चर में दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये सप्तऋषि मंडल है हमारा। ये देखिए, ये यहाँ पर ये एक 7 तारों का समूह है, इसे ही सप्तऋषि मंडल कहते हैं। तो सप्तऋषि मंडल के बाद आता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पर इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ये देखिए, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ये उत्तरी तारा है और ये हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। और सप्तऋषि की सहायता से इसे कैसे पहचान सकते हैं? तो अगर हम सप्तऋषि के ये जो सांकेतिक तारे हैं, यानी ये 7 तारे हैं, इन सभी को एक रेखा में मिलाएं और इसको आगे बढ़ाएं तो ये सप्तऋषि की ओर इशारा करेगी, यानी ये सप्तऋषि ध्रुव तारे की ओर इशारा करेंगे। इसे ही ध्रुव तारा कहते हैं। ये उत्तरी तारा है और हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। तो ये था हमारा ध्रुव तारा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे ग्रह, उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह। तो इन सबको समझने के लिए आइए देख लेते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है और मैंने आप लोगों को बताया सूर्य भी एक तारा है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। यानी ग्रह का इंग्लिश में क्या अर्थ है? प्लेनेटाई। प्लेनेटाई शब्द से बना है और प्लेनेटाई का क्या अर्थ है? चारों ओर घूमने वाला, यानी अपनी अक्ष पर घूमता है सूर्य के चारों ओर। ग्रह के बाद आता है उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसमें आप लोगों को पता चला, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। तो उपग्रह के बाद आता है मानव निर्मित उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह किसे कहते हैं? एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। संचार माध्यम कैसे? जैसे ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी फ़ोन वगैरह का हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें काम आता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। यानी पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसेट, IRS, एडुसेट, ये 3-4 उपग्रह हैं मानव निर्मित उपग्रह जो पृथ्वी कक्षा में स्थापित किए गए हैं। तो ग्रह, उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह अगर आपको समझ में आए तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आती है हमारी एक पिक्चर, ये आपकी NCERT में दी हुई है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है? ये सूर्य से दूरी के हिसाब से हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। 9वां ग्रह कौन सा था? प्लूटो। तो गाइस मैं आप लोगों को बताऊं तो ग्रह होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, वो 7-8 शर्तें होती हैं। उसके अंदर अगर कोई ग्रह उन शर्तों को पूरी कर लेता है तो वो ग्रह की श्रेणी में आता है, नहीं तो उसे बौना ग्रह कह दिया जाता है। तो जो प्लूटो हमारा ग्रह था वो उन शर्तों को पूरी नहीं कर सका, इसलिए उसे 2006 में
बौना ग्रह कह दिया गया। तो चलिए उसको तो छोड़ते हैं, हमारे जो 8 ग्रह हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इनको देख लेते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से ये ग्रह हैं। तो पहला ग्रह कौन सा है? पहला ग्रह है बुध। बुध को मर्क्यूरी भी कहते हैं, ये इसका इंग्लिश नाम है। तो इंग्लिश नाम भी देख लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी में ट्रांसलेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो कुछ कुछ इंग्लिश के शब्द भी देख लीजिएगा। तो पहला ग्रह है बुध ग्रह, इसको मर्क्यूरी भी कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट ग्रह है शुक्र। शुक्र को वीनस कहते हैं, ये सबसे गर्म ग्रह है। इस पिक्चर को देख के आप लोगों को लगता होगा कि सबसे गर्म ग्रह बुध होगा, क्योंकि ये सूर्य से सबसे नज़दीक है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं है, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। शुक्र के बाद आता है हमारी पृथ्वी। ये आप लोगों को ब्लू कलर की दिखाई दे रही होगी, इसे ब्लू स्टार भी इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। पृथ्वी का इंग्लिश नाम है अर्थ, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। पृथ्वी के बाद आता है मंगल ग्रह, ये लाल ग्रह है, इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं, और इसका इंग्लिश नाम क्या है? मार्स। और मंगल और बृहस्पति के बीच में आप लोग ये सफ़ेद पट्टी सी देख सकते होंगे। तो मैं आप लोगों को ये दिखाऊं, तो ये आप लोग यहाँ पर ये सफ़ेद पट्टी देख सकते होंगे, इसको ही क्षुद्र ग्रह पट्टिका कहते हैं। क्षुद्र ग्रह पट्टिका मतलब ये छोटे छोटे पिंड हैं जो ग्रहों से अलग हुए हैं, और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति का इंग्लिश नाम क्या है? बृहस्पति का इंग्लिश नाम है जुपिटर। और इसके बाद आता है शनि। शनि को कहते हैं सैटर्न। और शनि के चारों ओर आप लोग ये छल्ला देख सकते होंगे, ये छल्ले छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं, जो ग्रहों से अलग हुए भाग होते हैं, ये शनि के चारों ओर पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यूरेनस। यूरेनस का इंग्लिश नाम भी यूरेनस ही है। और सबसे लास्ट में आता है नेपच्यून। नेपच्यून का इंग्लिश नाम भी नेपच्यून ही है, और ये सबसे ठंडा ग्रह है क्योंकि ये सूर्य से सबसे दूर है। तो ये थे हमारे 8 ग्रह सूर्य से दूरी के हिसाब से, और इनके बारे में नीचे कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये डिटेल्स क्या हैं? तो ये इनके परिक्रमण तथा घूर्णन के बारे में बताया गया है। तो पहला ग्रह हमारा बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में पूरा करता है। यानी ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण तो 88 दिन और अपनी अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में पूरा करता है। इसके बाद नेक्स्ट है शुक्र। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में पूरा करता है। इसका परिक्रमण और घूर्णन दोनों लगभग बराबर हैं, 255 और 243। और तीसरा ग्रह हमारा पृथ्वी, यानी हमारा ग्रह यानी पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में पूरा करती है। ये एक्यूरेट डेटा नहीं है, ये होता है 365 सही 1/4 दिन। ये 1/4 दिन हम काउंट नहीं करते हैं, काउंट हम 365 दिन ही करते हैं। और ये जब 1/4 दिन 4 सालों में पूरा एक दिन बन जाता है, और इसको हम फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं, यानी 4 साल में एक बार फरवरी में 29 दिन आते हैं। और ये अपनी अक्ष पर घूर्णन एक दिन में पूरा करता है, यानी 24 घंटे में पूरा करता है। और इसके चंद्रमा की संख्या कितनी है? 1, यानी पृथ्वी का उपग्रह कितना है? 1 चंद्रमा। इसके बाद नेक्स्ट आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरा करता है। इसका घूर्णन लगभग पृथ्वी के समान ही है, इसलिए मंगल ग्रह पर भी जीवन की खोज की जा रही है। और इसके चंद्रमा की संख्या कितनी है? इसके चंद्रमा की संख्या है 2। इसके चंद्रमा का नाम क्या है? तो एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम क्या है? डीमोस। तो ये जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये 4 ग्रह हैं, इनको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, और ये सूर्य से बहुत नज़दीक हैं, और ये चारों ग्रह चट्टानों से बने हुए हैं। तो इसके बाद 5वां ग्रह आता है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में पूरा करता है। इसके चंद्रमा की संख्या कितनी है?
तो इसके चंद्रमा की संख्या सबसे अधिक यानी लगभग 53 है। और इसके बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है। और इसके चंद्रमा की संख्या कितनी है? तो इसके चंद्रमा की संख्या भी लगभग बृहस्पति के ही समान है यानी लगभग 53 है। और इसके बाद 7वां ग्रह आता है हमारा यूरेनस। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में पूरा करता है। इसका परिक्रमण काल 84 साल क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती जाती है इनका परिक्रमण काल भी बढ़ता जाता है। और इसका घूर्णन कितना है? 17 घंटे 14 मिनट। और इसके चंद्रमा की संख्या कितनी है? चंद्रमा की संख्या है लगभग 27। ये बृहस्पति और शनि से तो कम है लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है। चंद्रमा की संख्या कितनी है? 27। इसके बाद लास्ट आता है हमारा नेपच्यून। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण सबसे ज़्यादा यानी 164 साल में पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में पूरा करता है। इसके चंद्रमा की संख्या कितनी है? इसके चंद्रमा की संख्या भी लगभग 13 है। तो ये जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये 4 ग्रह हैं इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। ये सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गर्म गैसों से बने हुए हैं। तो ये जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल थे इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये चट्टानों से बने हैं। और ये जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून 4 ग्रह हैं इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। ये सूर्य से दूर हैं और ये गर्म गैसों से बने हुए हैं। तो इस पिक्चर के बाद एक नोट पॉइंट निकल के आता है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है पर फिर भी देख लेते हैं। तो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया इस पिक्चर में शनि के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो ये थे हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमारे 3 नोट पॉइंट और निकल के आते हैं तो इन्हें भी देख लेते हैं। तो हमारा पहला नोट पॉइंट क्या है? पहला है पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल भी कहा जाता है। तो सौरमंडल का नाम सौरमंडल कैसे पड़ा? तो ये पौराणिक रोमन कहानियों से पड़ा जिसमें सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। और सौर शब्द का अर्थ क्या है? सूर्य से संबंधित। सौर शब्द का उपयोग ये तो ऐसे ही है। चलिए दूसरा पॉइंट है हमारा ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। तो ज्योग्राफी का नाम ज्योग्राफी कैसे है और इसका अर्थ क्या है? तो ये देख लेते हैं। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया शब्द का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। तो जियो में अगर हम लॉजी जोड़ते हैं तो ये बनता है जियोलॉजी और जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन। दूसरा आता है जियो प्लस मेट्री, ये बनता है जियोमेट्री जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का मापन। और तीसरा और लास्ट आता है जियो प्लस ओइड यानी जियोइड, यह पृथ्वी का आकार है यानी पृथ्वी हमारी जियोइड आकार की यानी भूआब आकार की है। जियोइड को हिंदी में भूआब बोलते हैं। तो पृथ्वी का आकार क्या है? भूआब। इसके बाद तीसरा नोट पॉइंट है खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट भी प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में लगे हुए हैं। तो आर्यभट्ट जी ने हमें क्या बताया था कि सभी ग्रह परावर्तित प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो ये थे हमारे 3 नोट पॉइंट। अगर ये आपको समझ में आए तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। जैसा कि आप लोगों को पता है सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है यानी इसका खिंचाव बल
इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि यह सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। यानी ये जो सफ़ेद कलर के तारे होते हैं ये हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए हम इनकी गर्मी को महसूस नहीं करते हैं। हम सूर्य की भी अत्यधिक गर्मी को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि ये हमसे उनके मुकाबले नज़दीक होने के बावजूद भी हमसे बहुत दूर है। सूर्य की पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, यानी सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, इसीलिए हम इसकी अत्यधिक ऊष्मा यानी अत्यधिक गर्मी को महसूस नहीं करते हैं। तो ये आप लोग सूर्य देख सकते होंगे, ये एकदम हमारा सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और ये बहुत ही खुश दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद आता है हमारा सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार होते हैं, यानी ये जो सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं ये एक निश्चित पथ पर लगाते हैं। और ये पथ कैसा है? दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार मैं आपको समझाऊं तो दीर्घवृत्ताकार इसे कहते हैं, ये ऐसे करके इसको ही दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार होते हैं और इन्हें ही कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। यानी ये जो शुक्र ग्रह है इसका आकार पृथ्वी के समान है और इसकी आकृति भी पृथ्वी के ही समान है, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कह दिया जाता है। इसके बाद है, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में, जैसा कि मैंने आप लोगों को उस पिक्चर में बताया, अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जाएंगे, क्योंकि ये ग्रह बनने की शर्तों को पूरा नहीं कर सके, इसलिए इन्हें बोना ग्रह कह दिया गया। तो सूर्य के बाद आती है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह 5वां ग्रह है। यानी सूर्य के दूरी के हिसाब से तो ये तीसरा ग्रह है और ये जो 8 ग्रह हैं इनमें आकार के हिसाब से पृथ्वी 5वां ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यानी ये पूरी गोल नहीं है। ये यहाँ पर ध्रुवों 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ यानी उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है। इसके आकार को भूआब कहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, पृथ्वी का आकार क्या है? जियोइड यानी भूआब। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म है और न ही अत्यधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है और इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। यानी इसकी 2/3 यानी 2/3 सतह पर पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह यानी ब्लू प्लेनेट भी कह देते हैं। तो पृथ्वी के बाद आता है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, ये है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी पृथ्वी का जितना व्यास है चंद्रमा का व्यास उसका 1/4 यानी 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, यानी सूर्य और ये जो अन्य खगोलीय पिंड हैं इनसे नज़दीक है, इसलिए ये हमें बहुत ही बड़ा प्रतीत होता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये बहुत ही अधिक दूरी होती है, लेकिन अन्य खगोलीय पिंडों के मुकाबले ये हमसे बहुत नज़दीक है, इसलिए हमें ये इतना बड़ा प्रतीत होता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है, यानी चंद्रमा पृथ्वी का जितने दिन में चक्कर पूरा करता है यानी 27 दिन में, उतने ही दिन में अपनी अक्ष पर भी घूर्णन 27 दिन में पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है।
चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, और पूर्णिमा के दिन हम चंद्रमा पर इनकी छाया को देख सकते हैं, यानी पूरे चंद्रमा की रात को हम इन गड्ढों को देख सकते हैं। तो ये आप लोग चंद्रमा की पिक्चर देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर बहुत ही क्लियर इमेज लेने की कोशिश की है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चंद्रमा के बाद आता है हमारा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को इस पिक्चर में दिखाया था, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी के रूप में पाए जाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग है जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। तो ये था हमारा क्षुद्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो क्षुद्र ग्रह के बाद आता है उल्कापिंड। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, यानी जब ये पृथ्वी पर गिरते हैं तो अत्यधिक वायु से घर्षण होने के कारण ये जल जाते हैं, जैसे कि आप लोग ये पिक्चर में देख सकते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना, यानी ये पूरी तरह नष्ट हुए बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, यानी झील वगैरह का निर्माण हो जाता है। तो ये था हमारा उल्कापिंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उल्कापिंड के बाद लास्ट आता है हमारा आकाशगंगा। आकाशगंगा किसे कहते हैं? खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखिए, इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। यह आसमान में आप लोगों को दिखाई दे जाएगी। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। हमारा सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा का ही भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहुत बड़ी नदी से की जाती थी। इसे दूध की नदी भी कहा जाता था। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। यह इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार में संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं हम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। और ये फ़ोटो में आप लोग देख सकते होंगे, हमारी पृथ्वी सौरमंडल का भाग है। सौरमंडल लाखों आकाशगंगाओं से मिलकर बना है और लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। हमने यहाँ पर NCERT क्लास 6 चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसकी PDF आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और लास्ट में मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं, मैं इसी चैनल पर NCERT हिस्ट्री क्लास 6 to 12 भी शुरू कर रहा हूं। आज मैं उसकी पहली वीडियो डालने वाला हूं, तो आप लोग वो भी जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जॉइन टेलीग्राम फॉर नोट्स, PDF एंड अदर इम्पोर्टेंट अपडेट्स। मेरे टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? क्रैक कॉम्बिनेशन विद RSR। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा। और इस चैप्टर की PDF आप लोगों को इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं आप लोगों को उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।